बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अगर एशिया कप 2025 की बात की जाए तो बिल आखिर भारत को घुटने टेकने पड़ गए हैं। पहले बड़े बुलंद दावे किए जा रहे थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बने हुए कुछ ही अरसा गुजरा है कि पाकिस्तान टीम के साथ खेलना जो है वो भारत चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। पहले वेन्यू की बात की कि इंडिया में ही होना चाहिए, उस पर माने के चले हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में कराया जाए। उसके बाद अब उनके जो वजीर खेल है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कोई भी मकाम हो, भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार है। तो अगेन बात वो कुछ ऐसी कोटेशन है जो यहाँ पे मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या भारत को आदत है, एक पुरानी आदत है वो करने की, और भारत मुसलसल वो करता चला आ रहा है। और अगेन वही बात है कि अपने लिए जो गड़ा खोदा इन्होंने उसमें खुद अब भारत गिरता हुआ तमाम खेलों में दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि सियासी मैदान में, सफारती मैदान में भारत को मुंह की खानी पड़ी है। हर महाज पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। इसके साथ साथ जी बांग्लादेश ने भी T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान टीम ऑलरेडी बांग्लादेश में मौजूद है। 20 को पहला मैच T20 खेलना होगा और देखना यह है कि बांग्लादेश टीम जो है वो इस वक्त T20 फॉर्मेट में रिदम में दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रात हमने देखा अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने ये मैच जीता, 133 रन का आसान सादफ उन्होंने अचीव कर लिया 2 विकेटों के नुकसान पर ही, और इस तरह से उनका रिदम बना हुआ। देखना है कि अगेंस्ट पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंसेज रहती हैं। इतवार के रोज़ ये मैच है, इस पर बात करनी है। उसके अलावा जी अब इंडिया से आवाज़ें आने लग गई हैं कि विराट कोहली को 1-2 साल मजीद टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। इस पर क्या मौक़िफ़ विराट कोहली का है, किन वजूहात पर विराट कोहली को स्टेप डाउन करना पड़ा टेस्ट क्रिकेट से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ दीगर एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी अहमद सईद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो एशिया कप 2025 पहले भारत बड़ी बात कर रहा था कि जनाब हमने खेलना नहीं है। पहली बात तो ये कि भारत में होगा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान उसमें नहीं होगा। पोस्टर आता है कि उसमें पाकिस्तान को गायब कर दिया जाता है। अब यह कि मिन्नतें की जा रही कि पाकिस्तान खेले, चाहे हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले। अब यूएई में मैच होना है पाकिस्तान और इंडिया का, और हर तरह का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बात वही है जो आप समझ गए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम जब भी यहाँ बैठते हैं और जब बाहर का तज़किरा होता है तो हमारे चेहरों के ऊपर एक ऐसी स्माइल आती है कि जिसको कहते हैं कि मतलब हम अब भारत को और वहाँ से आने वाली ख़बरों को और वहाँ पे होने वाली बातों को इतना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए हैं 10 मई के बाद से कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। हुआ असल में ये है कि भारत ने जिसकी एक मोनोपोली सी बनी हुई थी स्पोर्ट्स के अंदर, ख़ास तौर पर क्रिकेट के अंदर, ये जो पूरा एक अंजाम पाया है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो कन्फ्रंटेशन हुई है, मामला बना है, उसमें इंडिया न सिर्फ सफारती महाज के ऊपर बल्कि खेलों के महाज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। अच्छा, साथ ही ये भी होना शुरू हुआ है कि खेल के मैदान में जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी हुए हैं ना मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर, उसमें भी इंडिया यके बाद दिगरे जो है वो कुछ मैचेस हारा है, जिसकी भी तफसीलात वक्तन फ़क्तन हम यहाँ स्पोर्ट्स लीग के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के अगर बाहमी मुकाबलों की आपस में बात करें तो इंडिया माजी में ये मशहूर रहा है कि पाकिस्तान जिस ग्राउंड में इंडिया को हराता था, इंडिया वहाँ पर खेलने से इनकार कर देता था। तो इनकी तो जहनीत इस किस्म की है। तो अब वो ये कहते रहे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जाके हमने नहीं खेलनी तो पाकिस्तान इंडिया में आकर क्रिकेट खेले, जो मर्जी ये कहें, पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। ये बात भारत जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है। और जो उनका ये गुरूर और घमंड है कि उनका पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है, और जो आईसीसी के अंदर भी उनके स्टेक्स हैं वो भी इसलिए भाई हो चुके हैं कि जो एग्जेक्टिव कमेटी जो बनाई है अब उन्होंने आईसीसी की, कल जिसका इंतखाब हुआ है, उसमें भी मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उनके ही हम नवा नज़र आते हैं, उनके ही जो है वो कल्चर के, उनके ही मज़हब के लोग जो है वो ज़्यादातर आईसीसी के अंदर आए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि जब पिछले 2 महीने से ख़ास तौर पर मई के बाद की जो सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं उनमें अगर आप देखें तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर बोर्ड भी अब इसके खिलाफ बात करना शुरू हो गए हैं। और इंडिया का वो जो एक हवा सा बना हुआ था क्रिकेट के अंदर कि वो जैसे बात करते थे लोग उनकी बात मान लेते थे, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जो इंडिया की तरफ से कही जाने वाली हर बात को मिन्न तस्लीम कर लिया करते थे, इंडिया के सामने फ़ौन घुटने टेक दिया करते थे। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन से उनको पाला पड़ रहा है कि उनका जो क्रिकेट के अंदर स्पॉन्सर जो वो ऐड करते हैं वो वहीं पर हैं, जो उनके राइट्स हैं वो सारा कुछ वहीं पर है, इतना पैसा वो ला रहे हैं वो सारा कुछ वहीं पर है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया की ऐसी हवा उखड़ी है इंटरनेशनल माहौल के अंदर कि न सिर्फ ये कि बांग्लादेश जैसे क्रिकेट बोर्ड, बल्कि अब आप फ्यूचर में सुनेंगे कि जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा और ओलंपिक्स शुरू होंगी तो इनसे भी छोटे छोटे जो मुल्क हैं वो भी आकर इनके सामने खड़े होना शुरू होंगे, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा इनकी जहनीत का, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामलात को किस तरह से चलाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं चल सकती, पाकिस्तान के बगैर इंडिया और पाकिस्तान के बाहरी मुकाबले नहीं चल सकते, और ये मुकाबला नहीं होगा
तो ना पैसे आएंगे, ना स्पॉन्सर आएगा, ना ब्रॉडकास्टर आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो इंडिया को इस घमंड से जल्द अज जल्द बाहर आना है। ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इंडिया से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ कि इंडिया को जल्द अज जल्द इस घमंड से बाहर आना है। और ये जो बैनुल अक़वामी खेल होते हैं ना, ये कंट्रीज को जोड़ने का जरिया बनते हैं, ना कि इनको तनहा करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, जो कि भारत करता है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, उसमें ये जो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, उन्होंने कहा कि क्रिकेट हो या हॉकी, क्योंकि हॉकी पर भी बड़ी बात हो रही थी। उनके चैनल्स पर हमने देखा कि वो किस तरह से रोना पिटना डाला हुआ था उन्होंने कि अभी ये हुआ है और फौरी तौर पर हॉकी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। तो उसमें भी उन्होंने आज खड़े कर दी कि जनाब चाहे हॉकी हो क्रिकेट हो, आप आए सही, खेलें सही हमारे साथ, क्योंकि हमें पैसों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़े हुए हैं। 4-4 साल पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो तय हो जाते हैं, और वेन्यूज तय होना हो वो राइट्स तय हो जाते हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड बिका हुआ आता है। तो ये खासी मुश्किल हो जाती है। जैसे वो ये नहीं मान रहे थे ना कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना, पाकिस्तान को जो है वो ग्रुप में ना रखें, मान तो ये भी नहीं रहे थे कि राफेल गिराए गए हैं। आखिरकार मानना पड़ा। अब उनका अपना मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है, बहुत सारे जो आलमी सहाफ़ती इदारे हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। तो इंडिया के मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बात दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जो बात हकीकत है, वो तस्लीम वो करें या ना करें, उन्हें इस बात को मानना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके इस रवैये की वजह से जो एक स्मूथ ट्रांसपेरेंसी होती है चीज़ों के अंदर, वो जो है तातुल का शिकार हो जाती है, उसमें रुकावट बन जाती है। और ICC ऐसे बहुत सारे इकदाम, बहुत सारे चीज़ें जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होती हैं, लेकिन इनकी हठधर्मी की वजह से वो रुक जाती हैं। तो जितनी जल्दी इनका ये रवैया तब्दील होगा, जितनी जल्दी ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, हकीकत को मान लेंगे, जितनी जल्दी ये बॉलीवुड की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आने की कोशिश करेंगे, उतना ही क्रिकेट के लिए फायदा है। अच्छा, ये क्रिकेट इसे हठधर्मी से, और ये सामने जय शाह की फुटेज चल रही, तो मुझे याद है कि अब 20 जुलाई को आपको पता है ना कि ACC का इजलास जो कि ढाका में शेड्यूल है, और उस पर वो क्लियर है कि ये ढाका में होना है। मीनवाइल 20 जुलाई को ही ICC ने भी अपना इजलास बुला लिया है, तो ये क्लैश करेगा बीच में, वहां पर उसको अटेंड करना भी जरूरी है, उसको अटेंड करना भी जरूरी है। तो शायद डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ACC का इजलास फौरी तौर पर जय शाह ने ICC का इजलास किया। तो इस तरह के टैक्टिक्स जब बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग बैठे तो इस तरह की चीजें होती हैं। छोटे किस तरह से, एक तो हाइट में भी छोटे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये वो वाले इकदाम हो रहे हैं जो पाकिस्तान में रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए करती हैं। तो जब इस तरह की मेंटालिटी के लोग ICC के अंदर जाके बैठेंगे तो आप उनसे क्या तवक्को करेंगे। ACC का इजलास इनके इजलास से पहले अनाउंस हुआ था, और ICC का कोई ऐसा इजलास नहीं था जो 20 जुलाई को पहले से ही प्री स्केड्यूल्ड हो। ये इजलास सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन में रखा गया है कि ACC ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत की इस बात को नहीं माना कि इस इजलास को ढाका से कहीं और मुंतकिल किया जाए। बांग्लादेशी बोर्ड भी खड़ा हो गया कि इजलास होगा तो ढाका में होगा। अब उनको समझ तो नहीं आ रही है, वो अगर यहाँ पर स्टेप डाउन करते हैं या उस इजलास में शरीक होते हैं, तो पिछले 2 हफ्तों में जो सारी प्रोपेगेंडा उन्हें एक फैलाने की कोशिश की गई है, वो सारा वो दोबारा उनके मुंह के ऊपर जो है वो आ जाएगा, उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इस किस्म की सारी हरकतों से बचने के लिए, अब क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली वाला मामला है, तो उसने खंबा तो अब नोच नहीं है ना किसी अंदाज में, खंबा उसे नोचा जाएगा ना, नोचा जाए। अब इस किस्म की छोटी मोटी हरकतें वो करेंगे, और मेरा ख्याल है कि बिलाखिर उनको इजलास में जूम पे शरीक होना पड़ेगा या उनके बगैर ही इजलास हो जाएगा। बगैर वाला जो ऑप्शन है उसमें भी इंडिया, मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया इजलास का बाइकआउट भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जो फैसले वहां पर होने हैं, जो मामला वहां पर होने हैं, उसमें भी ये अपना पंगा जरूर चाहते हैं, उसमें भी ये अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ओपिनियन हम, एक तो ओपिनियन भी हमारी मर्जी का हो, दूसरा कंडीशंस सर्कमस्टांसिस भी हमारी मर्जी के हों, ग्राउंड हमारी मर्जी का होगा तो हम खेलेंगे। दुबई में 4 मैच होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के तो हम खेलेंगे। ये वो मेंटालिटी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मालिकान के जहन में है इस वक्त, और मेरा ये ख्याल है कि इससे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। भारत की किसी भी चीज़ को ना पाकिस्तान मानने के लिए तैयार हो रहा है, ना दीगर बोर्ड मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये हमकाना बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से आपने कहा ना कि 4 मैचेस दुबई में, UAE में होंगे तो ही हम खेलेंगे, तो मेरा ख्याल ये आखिरी वो मनमानी थी जो भारत की मानी गई है। अब इंग्लैंड, और उस टूर्नामेंट के बाद भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और दीगर बोर्ड्स ने बहुत ज़्यादा इससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि इतनी ज़्यादा फेवर आखिर भारत को क्यों दी गई, हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, और वो एक टीम एक ही ग्राउंड में तमाम पूरा टूर्नामेंट एक ग्राउंड में खेलकर अगर वो जीत जाती है तो ये जीत जो है वो किसी खाते में नहीं आती। बहरहाल इसमें देखना पड़ेगा, दीगर बोर्ड्स को स्टांस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना स्टांस लिए हुए, अब दीगर बोर्ड्स को आगे बढ़ना होगा, पैसे से हटकर भी अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज, जिसका आगाज होने जा रहा है 20 जुलाई से, और बांग्लादेश अभी अभी अगेंस्ट श्रीलंका उनके होम में जाकर उनको सीरीज T20 हरा के आया, तो एक रिदम में है। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज़ का आगाज़ जो कि 20 जुलाई से होने जा रहा है और बांग्लादेश की गालिबन टीम अनाउंस कर दी गई है, मतलब सब स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। उसमें वो चेहरे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। मेरे ख्याल उसमें मुस्तफीजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है, नाहिद राना को ऐड नहीं किया गया इस स्क्वाड में। दीगर कौन कौन से खिलाड़ी? देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की बजाय मुस्तफिजुर रहमान ने फिटनेस के इश्यूज़ जो है उनको हाईलाइट किया था कि उनकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो जो 16 रुकनी स्क्वाड जिसका उन्होंने अनाउंस किया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए, ये 100% वही स्क्वाड है जो ये श्रीलंका लेकर गए थे और इस स्क्वाड ने श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर 2-1 की शिकस्त 2-4 किया। पहला मैच हारने के बाद दोनों मैचेस जो है बांग्लादेश की टीम जीतने में कामयाब हुई और कल जो मैच हुआ उसमें तो उन्हें बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया। 133 रन का हदफ दिया श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए। 132 रन पर उनकी टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें 11 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। मेहदी हसन ने 133 का हदफ बांग्लादेश ने 17वें ओवर में जो है वो अचीव कर लिया। तो एक कन्विंसिंग विक्ट्री थी बांग्लादेश की श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका में ही। लिटन दास जो है वो पहले बांग्लादेशी कप्तान बन गए हैं जो 2 ओवरसीज T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत चुके हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दिसंबर में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था वेस्ट इंडीज़ को, वेस्ट इंडीज़ के अंदर। तो बांग्लादेश खेलने के जो पाकिस्तान की टीम वहाँ पर इस वक्त मौजूद है उसको भी इस बात का इल्म यकीनन होगा कि बांग्लादेश अपनी कंडीशंस के अंदर और ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट के अंदर जब उनका स्क्वाड पूरा हो, जब उनका प्लेइंग पैक जो है वो पूरा हो, तो वो एक वल्नरेबल टीम नहीं रही, अब वो एक बहुत ख़तरनाक टीम बन चुकी है जिसके खिलाफ एक सीरियस चैलेंज पाकिस्तान को मिल सकता है। जिस 16 रुकनी स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं उसमें 4 बैट्समैन जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, जिनमें तंजीद हसन है जिन्होंने कल एक अच्छी इनिंग्स खेली है। लिटन दास ने बहुत शानदार बैटिंग की है थ्रू आउट द सीरीज़। तौहीद हरिदोय जो है वो पाकिस्तान आए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बारियाँ ली थी, अभी भी वो टोटल इनफॉर्म है। शमीम हुसैन है वो भी बहुत इनफॉर्म है। साथ साथ अगर हम स्पिन बॉलिंग में देखते हैं तो मेहदी हसन जो है वो कमाल कर रहे हैं। रिशाद हसन ने लेस देन 6 के इकॉनमी रेट के साथ पूरी सीरीज़ खेल दी श्रीलंका में। और जो फास्ट बॉलर मुस्तफीज जिनका तस्करा आपने किया उनका भी इकॉनमी रेट जो है वो लेस देन 6 का रहा है श्रीलंकन पिचेस के ऊपर। साथ ही इसमें तस्कीन जो है फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान नहीं आए थे वो भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। नाहिद राना एक ऐसा नाम है जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने। तो एक अनचेंज स्क्वाड जो श्रीलंका वो लेकर गए थे उसी के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने का फैसला किया है शेर बंगला स्टेडियम में, जहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो लो स्कोरिंग जो है ये एक वेन्यू है। 2006 में यहां पर मैचेस का आगाज़ हुआ था, 25,000 इसकी कैपेसिटी है। इसमें अगर हम उन 75 T20 मैचेस के स्टैट्स निकाल कर देखें जो स्टेडियम ने होस्ट किए हैं तो फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर यहाँ पर है वो सिर्फ 139 है। अच्छा। और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर जो है वो इससे भी कम है जो कि 121 है। इन 75 मैचेस के अंदर 39 टीमें यहाँ पर टारगेट चेज करते हुए मैचेस जीती हैं, जबकि 36 टीमें जो है वो पहले बैटिंग करके मैच जीती हैं। तो लो स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। ऑफ स्पिनर खासतौर पर फिंगर स्पिनर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकते हैं। मोहम्मद नवाज़ की जो शमूलियत जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, हो सकता है कि उनको अगर कंडीशंस रास आ गई आगे तो मोहम्मद नवाज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही साथ हमारे जो कप्तान है सलमान अली आगा, उनकी बैटिंग के साथ साथ यहाँ पर बॉलिंग में भी उनको मदद मिलने का इम्कान है। और पाकिस्तान 4 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर लेकर जा रहा है यहाँ पर सीरीज़ के लिए। तो कंडीशंस जो हैं वो तो यहाँ के स्पिन है और लो स्कोरिंग भी है। लेकिन एक फैक्टर जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप भी ऑफ कैमरा बहुत वरिंग किस्म की आपने बात यहाँ पर की थी कि हमें लग रहा है कि ये तीनों मैचेस जो है वो बारिश से मुतासिर होने का अंदेशा जो है वो शो किया गया है। तो इसमें मैं दोबारा मतलब मुझे नहीं समझ में आती कि ये कौन लोग हैं जो इन मैचेस की स्केड्यूलिंग करते हैं और इनका स्केड्यूलिंग करते हुए ये भी समझ नहीं आती कि मॉडर्न डे क्रिकेट की रट तो बहुत लगाई जाती है यहाँ पर, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को, लेकिन मतलब किसी को नहीं पता है। मॉडर्न डे क्रिकेट में जब क्रिकेट बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रिक हो गई है, मैं थोड़ी सी मुश्किल अगर बात कर रहा हूँ तो मैं समझाता हूँ कि टीमें इस बात का, ममालिक इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि कोई भी मैच बारिश की वजह से ज़ाया नहीं होना चाहिए। टेस्ट मैच को भी 5 दिन से 4 दिन का करने के बारे में यही कहा जाता है कि उसमें मैचेस चूँकि ख़त्म हो रहे थे 4 दिन के अंदर और बारिश की वजह से भी चूंकि वक्त ज़ाया होता था तो ब्रॉडकास्टर्स के बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया होते थे, इसलिए कि मैच नहीं दिखाया जा रहा होता था वहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो साइन कर लिए जाते हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ। तो प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मॉडर्न डे क्रिकेट समझाने वालों को खुद ये बात समझ नहीं आ रही कि मैचेस की स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, तो अगर आप रिवायत देखें यहाँ पर तो ये जाते हैं एक ही ग्राउंड में 3 मैच खेल के वापस आ जाते हैं। काफी अरसे से ये ट्रेंड है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कि ये जाएंगे एक ही वेन्यू के ऊपर 3 मैच, ना सिर्फ नेशनल टीम बल्कि जूनियर टीम भी हमारे डार्विन गई थी
तो डार्विन में ही सारे मैच खेल के वापस आ गई थी। ना एक्सपोजर मिला, ना कंपटीशन मिला, और ना ही अब ये जो एक स्टेडियम के अंदर मैच रखे जा रहे हैं, अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो अब ये टाइमली जो है ये भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप इस वेन्यू को तब्दील कर दें। हमारी जो अगली सीरीज है वो लॉडरहिल फ्लोरिडा में होनी है। और अमेरिका में भी आजकल जो है वो आप अगर मौसम का हाल वहां पर देखें, अभी वहां पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेला गया तो वहां पर भी एक मैच जो है वो तूफानी हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से एक रनिंग मैच जो है वो डिले का शिकार हो गया, उस मैच को रोकना पड़ा था। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। इनको जो है वो अंग्रेजियां तो झाड़नी बहुत आती हैं, लेकिन जो अंग्रेजी का लफ्ज ये बोल रहे होते हैं वो उस लफ्ज का मतलब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, कौन लोग हैं ये हम जानते हैं। अली तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनोली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमजा भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तनोली साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम मुख्तलिफ चेहरे तो देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बड़े बड़े अरस्तू वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं जब ये शेड्यूल बन रहा होता है? तो वेदर कंडीशंस किसने देखनी है? इन दिनों तो एशिया में पता है कि मानसून सीज़न चल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, इन सारी जगहों पे इन दिनों बारिशें हैं। लेकिन क्या लगता है ये स्टार्ट से ऐसी शेड्यूलिंग होती आ रही जब से आपने क्रिकेट कवर करना शुरू की है कि जब भी शेड्यूल अनाउंस होना होता है हम वेदर जो ओवरकास्ट है उसको नहीं देखते? ये आपने बात की नायल ही है। ये कोई इसमें जैसे अब हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि चीजें अनप्रोफेशनल लोगों के पास जब होंगी तो ऐसे ही होगा। अभी जो अहमद भाई बात कर रहे थे कि हम पिछले अरसे से काफी अरसे से ये देख रहे हैं कि एक ही वेन्यू रखा जाता है कि और दूसरा क्रिकेट को जो टूर्स हैं उसको कम से कम टाइम ड्यूरेशन पे मुहित किया जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप अगर एक मुल्क में जा रहे हैं तो आप उसको टेस्ट क्रिकेट के साथ एसोसिएट करें, आप उसको T20 के साथ एसोसिएट करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपने हर चीज को जी T20 या उस तरह की चीजों को साथ लेके चलना है। तो और वेन्यू भी आपने एक रखना है। तो आप अपने अगर प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं जो ओवरसीज कंडीशन है तो वहां पे आपको ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ना कोई वहां पे आप ग्रूम हो रहे हैं, ना कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो इसके इसी तरह वही बात है कि ओवरसीज टूर करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो फिर उसका जब फायदा नहीं हो रहा। और दूसरा ये जो आपने अभी बात की कि स्केजुलिंग कौन करता है, स्केजुलिंग पे तो सर हमें सबसे ज्यादा इस बात पे एतराज करना चाहिए कि हमारे जो टूर्स देखें, हमारे टूर बिल्कुल गिरावट का शिकार हैं। मतलब कोई बड़ी टीम्स के साथ हमारी क्रिकेट नहीं हो रही, कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर नहीं है, कोई न्यूजीलैंड के साथ टूर नहीं है, कोई इंग्लैंड के साथ एक टूर है, वो भी लिमिटेड टूर है। तो आप देखें ना ये चीजें कैसे हम हाईलाइट करेंगे या कैसे एक्सप्लोर करेंगे। फिर होता ऐसे ही है कि कोई वर्ल्ड टूर आ जाता है या वर्ल्ड इवेंट आ जाता है तो उसमें हमारी टीमें कोलैप्स कर जाती हैं। जैसे अमेरिका की अभी T20 की बात की जाए, वर्ल्ड कप था तो वहां पे आपने हमारी परफॉर्मेंस देख ली। उसकी वजह क्या है कि एक्सपोजर नहीं होता, आप वहाँ चीजों से जलन नहीं होते, ना आपको ओवरकास्ट कंडीशंस का पता है, ना ग्राउंड का पता है, ना पिचेस का पता है। तो फिर वहां जाके आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसी तरह जो इस पूरे देखिए ना बोर्ड का काम क्या होता है, साथ आपने इतनी मैनेजमेंट रखी हुई है, इतनी भारी भारी तनख्वाहों पे रखे हुए हैं। जब आप नॉन प्रोफेशनल रखेंगे तो आपको इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। जब आप प्रोफेशनल लोग रखेंगे तो आपकी सीरीज भी बेहतर होंगी, आपकी क्रिकेट का मेयार भी ऊपर जाएगा और आपके जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन ब दिन बांग्लादेश के साथ खेलें, युगांडा के साथ खेलें, अमेरिका के साथ खेलें, नेपाल के साथ खेलें, जिम्बाब्वे के साथ खेलें और आप ये बोलें कि यार हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम या इंग्लैंड जैसी टीम या इंडिया जैसी टीम को हम हरा सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। जब आपकी स्किल्स उस लेवल के नहीं होंगे, उस टीम के साथ खेलने जो नहीं होंगे, तो फिर आपको वो उसका फायदा ही नहीं है ना। तो ये आप जो नायली की बात करते हैं, नायली टॉप टू बॉटम है। अभी जो आप देखें ना, एक सिंपल सी एक बात थी कि आपने टीम अनाउंस करानी थी एक प्रोफेशनल बंदे से, एक कोच आके इस पे बात करता, तो उस पे बात किसने की? एक मोहसिन नकवी के तर्जुमान ने आके ये बात कर दी। और उस पे जब सवाल जवाब हुए तो वो उन्होंने जैसे जो इंटीरियर मिनिस्टर जैसे बात कर रहा था। तो ये कोई तरीका नहीं है कि ये आप इस तरह क्रिकेट को चलाएंगे। इस तरह के क्रिकेट को आप जब तक चलाते रहेंगे तो आपकी क्रिकेट नजली का शिकार रहेगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसी तरह करते रहेंगे। आपने अभी वेस्ट इंडीज का हाल देखा कि T20 खेल खेल के उन्होंने अपनी क्रिकेट को तबाही का शिकार कर दिया। अभी उनको दोबारा पुराने बड़े नामों को सामने लाना पड़ा कि उस पर बैठ के उनको ये सोचना पड़ा कि भाई ये तबाही का शिकार क्यों हुई है। तो उसका रिजल्ट यही निकला कि भाई आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट या आप अपनी
या बेसिक्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे, टेस्ट क्रिकेट को आप वैल्यू नहीं देंगे, तो आपका यही असर होगा। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो मेयार है क्रिकेट का, वो दिन ब दिन नीचे जाने की वजह ये है कि ये एक दिन का काम नहीं है हमजा भाई, ये शुरू से लेके अभी तक ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का मेयार तनोली साहब, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस का मेयार भी, वो ग्राफ भी नीचे जा रहा है, क्योंकि ये जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है कल हमने देखा, उसमें टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी बैटर शामिल नहीं है। और एक टाइम था कि बाबर आजम मुसलसल 3 से 4 साल कंटिन्यू कर रहे थे एट नंबर 1 पोजीशन को, ओडीआई ले लें, T20 ले लें, टेस्ट क्रिकेट ले लें, लेकिन अब ये अलमिया है कि टॉप 10 में कोई भी नहीं। 12वें नंबर पर सऊद शकील मौजूद है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि भारत के शुभमन गिल भी 9 दर्जे तनज़ली के बाद जनाब 9वें नंबर पर चले गए। नंबर 1 बैटर से सिर्फ एक इनिंग उनकी बुरी गई, वरना पहले टेस्ट में हमने देखा 269, फिर सेंचुरी, फिर आखिरी टेस्ट में पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरे में इस तरह से करते। इस पर बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और गुज़िश्ता शब हमने देखा कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी बैटर टॉप 10 में शामिल नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली भारत के जो कप्तान है शुभमन गिल, इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के कप्तान, वो 9वें नंबर पर चले गए। नंबर 1 बैटर थे, बड़ा इतराब ही रहे थे भारतीय इस पर कि जनाब शुभमन गिल आए और छा गए। अभी ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, और बाबर आजम से कंपैरिजन किया जा रहा था। बाबर आजम ने एक अरसा राज किया नंबर 1 पोजीशन पे, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि ओडीआई और T20 क्रिकेट में। अहमद सईद साहब, क्या क्राइटेरिया क्या होता है वैसे? क्योंकि हमने देखा पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया शुभमन गिल ने, दूसरे में बहुत, इवन 269 रन एक इनिंग में कर दिए, उससे पहले दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर भी की हुई थी। तो क्या क्राइटेरिया कि अचानक से 9 दर्जे वापस नीचे चले गए 9वें नंबर पर? देखें, यहाँ पर रेटिंग पॉइंट्स जो है वो काउंट किए जाते हैं, और रेटिंग पॉइंट जो है वो उस परसेंटेज के तहत तय होते हैं कि आप कितनी क्रिकेट खेले हैं। जो रेगुलर फ्रीक्वेंट क्रिकेट खेल रहे हों और उनकी एक भी इनिंग्स अच्छी हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब दर्जे उनके हो जाते हैं, और जो फ्लॉप हो जाएं वो फिर एकदम अचानक नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके कंपैरेटिवली अगर आप इसमें ज़्यादातर देखें तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर ज़्यादा नजर आएंगे, ये जो रैंकिंग अभी आई है टेस्ट की, क्योंकि ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम की भी जिस ज़माने में आप कहते थे कि बाबर आजम 3 साल तक जो है वो नंबर 1 रहे रेगुलर आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर ओडीआईज में, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि ओडीआई खेलते बहुत कम थे, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जाहिर है परफॉर्मेंस होगी तो उसके मुताबिक रेटिंग पॉइंट मिलेगी, तो उनकी पोजीशन जो है वो वहीं पर रही काफ़ी अरसा। लेकिन जो वो खेलते थे उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। यानी एक प्लेयर ने अगर 3 साल में 7 मैच खेले हैं, उसमें उसने 6 50 स्कोर की हैं और एक में सेंचुरी स्कोर की है, तो उसकी रेटिंग वहीं बरकरार रहेगी। दूसरा प्लेयर है, उसने जो है वो 12-13 मैच खेले हैं, उसकी परसेंटेज ऑफ क्रिकेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उसमें उसके कुछ फेलियर्स भी हैं अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ, तो उससे भी उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो डिप आता है। तो हैरी ब्रूक जो है वो लास्ट वीक नंबर 1 आ गए थे, उसके बाद जो है वो मुनासिब नहीं समझा जोर उठने के नंबर 1 के पोजीशन को ज़्यादा देर तक जो है वो छोड़ दिया जाए, तो वो आया, उन्होंने लॉर्ड्स के अंदर एक शानदार इनिंग्स खेल दिया, उन्होंने अपनी जो नंबर 1 की पोजीशन थी उसको भी रीगेन कर लिया, और साथ ही साथ वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने वाले खिलाड़ी भी जो रूट जो हैं वो बन गए हैं। तो रैंकिंग के साथ साथ मतलब मेरा ख्याल फील्डिंग की रैंकिंग तो कहीं भी नहीं आती, ऑलराउंडर की बैटिंग की और बॉलिंग की रैंकिंग आ जाती है, तो फील्डिंग एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको जो है बहुत ज़्यादा अंडररेट कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो रैंकिंग जो है उनमें उन टीमों की रैंकिंग ऊपर नीचे होती आती है जो फ्रीक्वेंटली क्रिकेट खेल रही हैं। अब टेस्ट रैंकिंग में आपको नजर आ रहा है सामने कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ज्यादा नजर आएंगे क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान जो कि नहीं खेल रहा क्रिकेट, तो पाकिस्तान का टॉप 10 के अंदर को बैटर भी नहीं। ठीक है, तनोली साहब, सलमान भट्ट साहब हुआ करते थे यहाँ पर हमारे साथ, वो कहा करते थे ये क्रिकेट का बहुत बड़ा स्कैम है ये आईसीसी की तरफ से ना, डाइवर्ट करने के लिए, प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रैंकिंग जस्ट अ स्कैम, प्रॉपर गेम खेलनी चाहिए तमाम क्रिकेटर्स को। अगेन वही अहमद सईद ने बताया कि जो नहीं खेलेगा वो कैसे इसमें आएगा। आईसीसी ने जो शेड्यूल दिया हुआ है, किसी को टेस्ट मैचेस ज्यादा हैं, किसी को कम है, तो ये रैंकिंग जो है ना, इट जस्ट अ स्कैम। एग्री करते हैं आप इस बात से? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। आप देखें ना, शुभमन गिल पहले नंबर पे आगे क्या क्राइटेरिया था, आप फिर गेम्स डिसाइड कर लें, और आप एक उस क्रिकेट का लेवल देख रहे हैं ना, आप एक बंदे ने वो क्रिकेट इतनी खेली ही नहीं, वो एकदम से आपको 2-3 सेंचुरियां कंसेक्यूटिव करके आप उसका नंबर तो काउंट करें, आप उसका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करें, प्लेयर मैच प्ले वो जो उसने खेले में वो काउंट करें, जो उसका बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काउंट करें। ये तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बार बार इस पे भी एतराज उठते थे। जब बाबर आजम भी नंबर 1 पे थे तो इंडिया इस पे सवालात उठाता था कि जी वो नंबर 1 पे क्यों है, या क्या उसका क्राइटेरिया है। जो उसको ये भी ताना दिया जाता था कि यार ये जिम्बाब्वे के साथ खेल खेल के इन्होंने रन बनाए हैं, या छोटी टीमों के साथ खेल खेल के रन बनाए हैं, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है।
पर मसला वही है कि जब इंडिया इस क्राइटेरिया पे उतरता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जब कोई पाकिस्तानी या कोई ओवरसीज प्लेयर इस पे आ जाए तो उस पे उनको एतराज हो जाते हैं। पर हमें खुद भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि जिसकी वजह से आप प्लेयर को जज करें या प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करें। अगर आप देखा जाए तो विराट कोहली थे तो वो कोई इतनी कोई खास उनकी रैंकिंग नहीं थी, पर जब बात की जाए बड़े प्लेयर की या रन चेज के मामले में तो विराट कोहली जैसा कोई भी नहीं था। तो ये सब एग्री करते हैं। इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिनके अगर आप नाम लें, स्मिथ हैं, जो रूट हैं, ये नाम बड़े हैं। और दूसरा जैसे अहमद भाई ने कहा कि क्रिकेट का मैयार भी देखा जाता है, क्रिकेट के जो नंबर काउंट हैं वो भी देखे जाते हैं, एक्सपीरियंस देखा जाता है, वो लेवल देखा जाता है। पर उस जहाँ जो रूट हैं, कैम विलियमसन है, स्मिथ हैं, वहाँ आपने शुभमन गिल जैसे क्या बोलूं कि यार नॉन एक्सपीरियंस बंदे को आपने डाल दिया है या उसका वो लेवल ही नहीं है कि आपने उसको उनके साथ खड़ा कर दिया। तो ये भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन। जो जिस तरह के अभी मैं तो कह रहा हूँ शुभमन गिल जैसे बंदों को तो रैंकिंग में होना ही नहीं चाहिए, जो अभी उन्होंने क्रिकेट की एक तरह से तौहीन भी की, जो क्रिकेट के साथ उन्होंने मजाक भी करते हैं। वैसे ये सारी चीजें इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आती हैं और हमेशा एतराजात भी इंडियन क्रिकेट नहीं, पर स्लेजिंग की बात नहीं है अहमद भाई। स्लेजिंग तो करते हैं आप वो सारा जो मामला है वो भी करें, आप प्रेशर भी डालें, पर एक गैर मुहज़्ज़ब क्रिकेट में वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को जेंटलमैन क्रिकेट कहा जाता है या गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है। जेंटलमैन क्रिकेट में आपको कहीं ना कहीं वो मॉरल स्पिरिट भी दिखानी होती है, क्रिकेट की स्पिरिट भी दिखानी होती है, आपको उस मोरालिटी पे जाना होता है, गेम ऑफ स्पिरिट को दिखाना होता है। ये नहीं होता कि वैसे ये जेंटलमैन की जो बात की है ये कभी ऐसे शेन वॉर्न ने भी नहीं दिखाई थी ना, कभी ये कैरेबियन प्लेयर्स जितने भी हैं, रसल हो गए, पोलार्ड हो गए ये इनकी तो हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, ये खैर इस कैटेगरी में नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि शेन वॉर्न के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा कैमरास भी नहीं थे तो उस ज़माने में अगर बहुत ज़्यादा कैमरास होते तो शायद हमें इस तरह की कहानियाँ उनके बारे में सुनने को मिलती हैं। ये बात तो बहरहाल ज़बान ज़्यादा आम है कि क्रिकेट की तारीख के सबसे बेहतरीन स्लेजर्स तो ऑस्ट्रेलियंस हैं। हाँ। लेकिन इसमें एक बहुत बारीक सा इसमें एक पॉइंट ये है कि स्लेजिंग और बदतमीजी में जरा सा फर्क होता है। आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी है, आपको बद अखलाकी के ऊपर नहीं उतरना है। और अगर स्लेजिंग के ज़माने में जब इस किस्म की बदतमीजियाँ की जाती थी तो आगे से प्लेयर्स रिएक्ट करते थे, बल्कि ये जो सेहतमंद स्लेजिंग होती है जिसको मतलब पॉजिटिव रह के दूसरों के अंदर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, इसको तो वेलकम किया जाता है। इसके जवाब में जो फ्रेंडली बेंटर्स होते हैं वो भी जाए रहते हैं बैट्समैन और बॉलर के दौरान, और ये क्रिकेट में होना चाहिए, यही क्रिकेट का हुस्न है। लेकिन स्लेजिंग करने में और बदतमीजी और बदअखलाकी करने में ज़रा सा फ़र्क है। इस फ़र्क को जो है मलूज़े खातिर रखना क्रिकेटर्स के लिए, एथलीट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्होंने किसी कंट्री का बैज लगाया होता है अपने सीने के ऊपर, तो उनसे कोई हरकत अगर एसोसिएट होगी तो वो शुभमन गिल से नहीं होगी, वो इंडिया से होगी। वो इस किस्म की जो हरकतें जिस तस्वीरें उनकी आ रही हैं आजकल उसके ऊपर बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जनाब तनोली साहब अभी विराट कोहली की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया मानती है ग्रेट प्लेयर हैं, एक अच्छे चेज करने वाले बैटर थे, कप्तान भी अच्छे रहे हैं, लेकिन जब से वो टेस्ट क्रिकेट से दूर हुए इंडियन कहीं ना कहीं उन्हें मिस जरूर करते हैं। तो ये तनोली साहब, ये मदन लाल साहब हैं जो इनके साबिक ऑलराउंडर हैं, उन्होंने कहा कि अब जो है विराट कोहली को चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, वो अभी 1-2 साल मजीद खेल सकते थे, अभी वो फिट हैं, खेलना चाहिए उन्हें और इंडिया को मजीद रिप्रेजेंट करें। तो ऐसा वैसे इंडियन क्रिकेट में तो नहीं देखने में आया कि एक दफ़ा रिटायरमेंट लेके फिर वापस लेना। पाकिस्तान में तो हमने बहुत सी ऐसी माजी में एग्जांपल्स देखी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल विराट कोहली इस पे कोई सोच विचार करेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई भी प्लेयर होता है वो हमेशा ये चाहता है कि वो क्रिकेट की पीक पे जब हो या अपनी परफॉर्मेंस की या उसका लेवल का पीक हो तो वो उस पर रिटायरमेंट करे। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो बिल्कुल बैड पैच पे चले जाएं और उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस हो, लोग उनको बुरा भला कह रहे हो, लोग तनकीद कर रहे हो, लोग उनकी परफॉर्मेंस को बुरा भला कह रहे हो और आप उस नैच पे आके ये क्रिकेट से रिटायर करें। आज देखें ना, मदन लाल ये क्यों कह रहे हैं, ये इस वजह से कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस की पीक थी उस पर रिटायरमेंट का ऐलान किया और पूरी दुनिया मानती है कि वो चेस के किंग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हमारा इतना बड़ा ज़र्फ है कि हम क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं। जो अच्छा प्लेयर है वो चाहे इंडिया में है या किसी भी मुल्क में, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम इंडियंस की तरह नहीं है कि हम ये बोलें कि अगर बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं या उनका वो लेवल है तो हम उनको कभी किस नाम से पुकारें, कभी किस नाम से। तो हमारे अंदर ये ज़र्फ है कि हम ये मानते हैं। दूसरी बात ये, कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की सिचुएशन में आके दोबारा कम बैक करे और वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले।
जब रिटायरमेंट अगर वो खुदा न ख्वास्ता ऐसा अगर होता भी है तो एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसके ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो आपने एक चीज प्रूव की भी है तो वो आप दोबारा रिटायरमेंट के बाद आके वो दोबारा चीज प्रूव करें। दूसरी बात, जब ये मामला हो रहा था, जब ये रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे तो इन्हीं पे क्रिटिसिज्म होता था कि नए बच्चों को लेके आए, शुभमन गिल बड़े जबरदस्त हैं, जायसवाल बड़े जबरदस्त हैं, केएल राहुल और ये ऋषभ पंत बड़े जबरदस्त हैं। मतलब नए बच्चों का नाम लिया जाता था जी बहुत जबरदस्त हैं जी, इनको लेके आए। ये पुराने बाबों को, जो हम हमेशा बात भी करते हैं, पुराने बाबों को साइड पे करें। तो क्या हुआ, पुराने बाबों को एकदम से साइड पे नहीं करना होता कि आपने साथ साथ इन प्लेयर को साथ रखना होता है, उनको गेम का जो सेटअप है, वो रूल्स हैं, जो एक पूरे नॉर्म्स हैं, वो सिखाने होते हैं। जब एकदम से आप सीनियर प्लेयर को वाइप आउट कर देंगे तो यही नतीजा होगा। बेशक आपके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोई ये इस तरह की बात नहीं है कि वो फ्लॉप हुए हैं या उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। मसला यही होता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको यंग टैलेंट भी चाहिए होता है, जो आपको साथ साथ ग्रूम भी करके दें और आपको आने वाली आपके क्रिकेट के लिए जो बेहतर साबित हों। बिल्कुल ठीक है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि साथ रूम करना, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब पिछली एक दहाई से हमने देखा कि कोई भी ऐसा कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास नहीं था जिसको ये पता होता कि जब मैंने स्टेप डाउन करना है तो मेरे पीछे जब मुड़ के देखूं, धोनी ने पीछे मुड़ के देखा तो विराट कोहली वहां पर मौजूद थे। इसी तरह एक एग्जाम्पल, एक पूरी लड़ी चलती चली आ रही है और एक प्रॉपर मैथड के थ्रू इंडियन क्रिकेट काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने कमोबेश 10 से 15 साल हो गए हैं कि इस चीज़ पर अमल नहीं किया। इस पर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है अमल करने की। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।